1939 से पहले सिंगापुर एक मुल्क नहीं बल्कि ब्रिटेन की एक कॉलोनी हुआ करती थी। लेकिन जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुई तो जापान और ब्रिटेन एक दूसरे के खिलाफ थे। 8 फरवरी 1942 को जापान ने सिंगापुर में हमला करके ब्रिटेन को हराकर सिंगापुर पर कब्ज़ा कर लिया। जब जापान ने सिंगापुर पर अपना कब्ज़ा कर लिया तो जापान की आर्मी ने सिंगापुर के अवाम पर बहुत ज़्यादा जुल्म और तशद्दुद किया। उस टाइम के ये हालात जो भी देखता था वो ये सोच भी नहीं सकता था कि आगे चलकर सिंगापुर दुनिया के अमीर ममालिक में शामिल हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है नासिर इकबाल और आप देख रहे हैं मेरा होल टीवी चैनल। दोस्तों, ज़्यादा देरी ना करते हुए हम अपनी वीडियो की जानब बढ़ते हैं। तो उस वक्त जब जापान सिंगापुर के अवाम पर यह जुल्म और तशद्दुद कर रहा था, उसी दौरान अगस्त 1945 को अमेरिका जापान के ऊपर अपना न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा देता है, जिसकी वजह से जापान को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है और वो अपनी हार तस्लीम कर लेता है और अपनी आर्मी को भी सिंगापुर से वापस बुला लेता है, जिसकी वजह से ब्रिटेन इस मौके का फ़ायदा उठाकर दोबारा सिंगापुर में घुस बैठते हैं। ये वो टाइम था जब सिंगापुर के अवाम एक एक रोटी को तरस रही थी। इस बार जब ब्रिटेन सिंगापुर में आए तो उन्होंने इनके हालात को देखकर सिंगापुर के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस किए और सिंगापुर के अवाम को सिविल गवर्नेंस दे दी। लेकिन इंटरनेशनल रिलेशन और सिक्योरिटी जो थी सिंगापुर की, वो ब्रिटेन ने अपने पास ही रखी। इसके बाद ईयर 1959 में सिंगापुर के अंदर जनरल इलेक्शन करवाए जाते हैं, जिसमें ली कुआन 51 सीट में से 43 सीट जीतकर सिंगापुर के पीएम बनते हैं और ये वो आदमी है जिसने सिंगापुर की काया पलट कर रख दी। अब ब्रिटेन एक तरफ से सिंगापुर में पैसा बनाने लगे थे तो दूसरी जानब ली जो थे, इनके विज़न ने सिंगापुर के नेशनल इकोनॉमिकल सोशल सिचुएशन को एकदम बदल के रख दिया, जिसकी वजह से आज भी उनको फाउंडर ऑफ द नेशन कहा जाता है। और ये सारी चीज़ें उन्होंने बहुत ही यूनिक तरीके से की थी, जिसे आज तक उन जैसे कोई फॉलो नहीं कर पाया। पीएम ली ने ऐसी एक्टिविटी की जिसकी वजह से सिंगापुर एकदम बदल के रह गया। अब बात करते हैं कि ली कुआन ने ऐसा क्या काम किया। तो देखें, जब ली कुआन पीएम बनते हैं तो उनको पता था कि अगर सिंगापुर अपने दम पे खड़ा नहीं हुआ तो सिंगापुर जैसा मुल्क कभी बचेगा ही नहीं, क्योंकि उनको डर था कि अगर ब्रिटिशर छोड़ के चले गए तो सिक्योरिटी वगैरह बाकी चीज़ें कैसे मैनेज होंगी। इसके अलावा एक और भी बहुत बड़ा चैलेंज था कि सिंगापुर में गरीबी, झुग्गी झोपड़ियाँ, भूखमरी, अफीम के अड्डे, क्राइम और रेशियल इनजस्टिस जिस लेवल पर था उतना पूरी दुनिया में और कहीं नहीं था। उस वक्त सिंगापुर में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा था, खाने का बहुत ज़्यादा मसला था और हर हफ्ते कोई ना कोई वर्कर का ग्रुप स्ट्राइक कर देता था। सिंगापुर के अंदर लोग बहुत ही डिवाइड रहते थे। सिर्फ अपनी ही कम्युनिटी के लोग सिर्फ अपनी ही कम्युनिटी से मतलब रखते थे। सिंगापुर की एजेंशन से किसी का कोई लेना देना नहीं था और जो एरिया थे वो भी उन्होंने बांट रखे थे। जैसे कि चाइनीज़ पॉपुलेशन की जो मेजोरिटी थी वो डाउन टाउन एरिया में रहती थी, मलेशिया की कम्युनिटी गली में रहती थी, वो सियांगोंग जो था में इंडियन कम्युनिटी ज़्यादा थी, जिसकी वजह से पूरा मुल्क एक साथ जुड़ा हुआ नहीं था। इस वजह से सिंगापुर को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था। तो पीएम ली ने फैसला किया कि पूरे मुल्क को यूनाइट यानी कि इकट्ठा करना होगा, वरना कोई भी पॉलिसी लेके आएंगे तो सब बेकार हो जाएगी। तो पीएम ली ने जो सबसे पहला काम किया, उन्होंने सिंगापुर का नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम बनाया। इसके बाद फरवरी 1960 में जो 70% आबादी झुग्गी झोपड़ी में रहती थी उनको ख़त्म करने के लिए एक हाउसिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड ITB बनाया। अब इस बोर्ड ने क्या काम किया, ज़मीन खरीद कर बड़े बड़े हाउसिंग यूनिट बनाए और झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों को बहुत सस्ते मकान दिए और जिनके पास पैसे नहीं थे उनको लीज़ पर दिए और इसी तरह बाकी कम्युनिटी बहुत सस्ते मकान मुहैया करके इनको इकट्ठा किया जाता रहा। अब इसके बाद एक मसला ये था कि जो माले कम्युनिटी के बच्चे थे वो माले स्कूल जाते थे और चाइनीज़ के बच्चे चाइनीज़ स्कूल जाते थे और इसी तरह बाकी कम्युनिटी के बच्चे भी अपने अपने रेफरेंडम स्कूल जाते थे। तो पीएम ली ने इससे निपटने के लिए क्या किया कि जितने भी कम्युनिटी बेस्ड स्कूल थे उनसे कई ज़्यादा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटी वाले गवर्नमेंट स्कूल स्टार्ट कर दिए और बहुत ही कम फीस पर स्कूल ऑफर किए। तो लोगों ने इन फैसिलिटीज़ को देखते हुए अपने बच्चों को इन स्कूलों में भेजना शुरू कर दिया। अब इसके बाद पीएम ली ने मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर बनाया। इसका भी यही मकसद था कि लोगों को यूनाइट करें। मुल्क को यूनाइट करने में तो पीएम ली काफ़ी हद तक कामयाब हो गए, पर इनके मुल्क की जो इकानमी थी वो सिर्फ टीन और रोड की प्रोडक्ट्स पर थी और इसका कंट्रोल भी मलेशिया के ही हाथ में था, क्योंकि वही इनका बहुत बड़ा सपोर्टर था। और इसके साथ साथ सिंगापुर में कोई नेचुरल रिसोर्सेज भी नहीं थी जिसके बेस पर वो कुछ पैसे बना पाएँ और जो दूसरी चीज़ थी वो भी ब्रिटेन संभाल रहे थे। अगर ब्रिटेन सिंगापुर को सिक्योरिटी ना दे तो 2 मिनट के अंदर सिंगापुर का वजूद ही ख़त्म हो जाएगा। इस वजह से जो सिंगापुर के पीएम ली थे वो ये भी चाहते थे कि कैसे भी करके मलेशिया जो है वो सिंगापुर को अपना एक स्टेट बना ले। इसके साथ साथ ही पीएम ली ने
करप्शन की रोकथाम पर भी बहुत ज़्यादा काम किया। पीएम ली का मानना यह था कि अगर करप्शन रही तो इनकी सारी मेहनत धरी की धरी रह जाएगी। तो उन्होंने बहुत सारी पॉलिसी और कानून बनाए जिसमें उन्होंने बहुत अच्छे से कामयाबी हासिल की। पीएम ली जो थे वो इन सारे कामों के साथ साथ मलेशिया के साथ बैक टू बैक मीटिंग भी कर रहे थे कि वो सिंगापुर को अपना एक स्टेट बना लें। पीएम ली का मेन मकसद ये था कि अगर सिंगापुर मलेशिया का स्टेट बन जाता है तो इसके सारे सिक्योरिटी के मसले हल हो जाएंगे। इसके साथ साथ इनका ये सोचना था कि मलेशिया का स्टेट बन के इंडस्ट्री और कारोबार जॉब्स में इजाफा होगा जिससे सिंगापुर के बहुत सारे मसले ख़त्म हो जाएंगे। फिर पीएम ली की बहुत सारी कोशिशों के बाद 1961 में यानी 1961 में सिंगापुर और मलेशिया मर्ज हो जाते हैं। मर्ज होते ही सिंगापुर और मलेशिया के दरमियान बहुत सारे मुआहदे हुए जिसमें एक ये था कि सिंगापुर को अपने एनुअल रेवेन्यूज़ में से 40% मलेशिया को देना होगा। फिर 16 सितंबर 1963 को सिंगापुर ऑफिशियली मलेशिया का हिस्सा बन गया। लेकिन कुछ वक्त गुजरने के बाद 21 जुलाई 1964 को मुस्लिम और चाइनीज़ के दरमियान कुछ अनबन हो जाती है और इसके अलावा भी मलेशिया की गवर्नमेंट ली की पॉलिटिकल पार्टी को अपने लिए इलेक्शन में खतरा समझती थी। तो इन सब बातों का फ़ायदा उठाते हुए मलेशिया की गवर्नमेंट अगस्त 1965 को सिंगापुर को खुद से अलग कर देती है। यूँ सिंगापुर दुनिया की पहली कंट्री हुई जिसको ज़बरदस्ती आज़ादी दी गई। इसके बाद पीएम ली को समझ आ गई कि सिंगापुर के बारे में जो कुछ करना होगा वो खुद ही करना होगा। इसके बाद पीएम ली को एक और मसले ने आ घेरा कि अचानक 18 जुलाई 1967 को ब्रिटेन ये फैसला करते हैं कि वो मुकम्मल तौर पर सिंगापुर को छोड़कर चले जाएंगे। ब्रिटिश आर्मी न सिर्फ सिंगापुर को सिक्योरिटी देती थी बल्कि एम्प्लॉयमेंट भी देती थी जिससे वो 2 वक्त तक का खाना खा पाते थे। अब ली क्या करते हैं, वो लंदन जाकर रिक्वेस्ट करते हैं ब्रिटेन से, लेकिन कुछ बात नहीं बनती और सिंगापुर तनहा रह जाता है और सिंगापुर के हालात और भी ख़राब हो जाते हैं। अब सिंगापुर के पास ना के बराबर फौज थी। इसके बाद पीएम ली के पास डू और डाई के सिर्फ 2 ही ऑप्शन थे। अब सिंगापुर के पीएम ली एक स्टेप लेना शुरू करते हैं। वो साउथ ईस्ट जो कंट्री थी उनके साथ बैक टू बैक मीटिंग करते हैं और एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन बनाते हैं जिसमें सिंगापुर के साथ मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस और थाईलैंड इनको जोड़ते हैं। और पीएम ली ने सिंगापुर के वेस्ट रीजन एरिया जोरांग को इंडस्ट्री हब डिसाइड करते हैं। इसके बाद पीएम ली ने बहुत सारे ऑफर निकाले जैसे कि कई इंडस्ट्री को उन्होंने टैक्स फ्री कर दिया, कुछ इंडस्ट्रीज़ को उन्होंने टैक्स हॉलीडे दे दिया। मतलब कुछ सालों तक आप टैक्स के बारे में मत सोचें, यहाँ आएँ, यहाँ अपनी कंपनी सेटअप करें, हमारी आवाम को जॉब्स प्रोवाइड करें। इसके साथ साथ ऐसे लेबर लॉ कर दिए जो पूरी दुनिया में नहीं थे। मतलब कि सब कुछ कंपनीज़ के फेयर में था। और पीएम ली बैक टू बैक मीटिंग करके यूएसए, जापान, हांगकांग, ताइवान, मलेशिया और ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ यूरोपियन देशों की भी जो कंपनी थी उनको भी मना लेते हैं कि वो आके सिंगापुर में सेटअप करें। इन फैसिलिटीज़ को देखते हुए सिर्फ 2 साल के अंदर 250 से ज़्यादा कंपनी सिंगापुर में आ जाती हैं और सिंगापुर में तकरीबन 33,000 से ज़्यादा जॉब क्रिएट हो जाती हैं। इसके बाद पीएम ली ने ऑयल रिफाइनिंग इंडस्ट्री सेटअप करना शुरू कर दी। इस तरीके से क्या हुआ, सिंगापुर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑयल रिफाइनिंग सेंटर बन गया। अब इससे ये हुआ कि सिंगापुर से मलेशिया की डिपेंडेंसी बिल्कुल मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गई। अब 1970 के आते आते पीएम ली जो चाहते थे वो उन्होंने अचीव कर लिया। अब सिंगापुर में एक भी आदमी बेरोज़गार नहीं था बल्कि अब बाहर से लोग इन जॉब्स के लिए बुलाए जा रहे थे। और अब सिंगापुर का जीडीपी ग्रोथ रेट 13.9% पर पहुंच गया जो कि बहुत से बड़े मुल्कों के जीडीपी से भी कई ज़्यादा था। लेकिन अब वक्त था कि सिंगापुर को दुनिया के सबसे अमीर मुल्कों में शामिल होने का। अब सिंगापुर में ऑर्डर इतने ज़्यादा आ रहे थे कि बाहर से लोग बुलाने पर भी काम पूरा नहीं हो पा रहा था। तो पीएम ली जो थे उन्होंने अपने टेक्नीशियंस को बुलाया और कहा ये जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज हैं इनमें जो लेबर्स काम कर रहे हैं जैसे टेक्सटाइल, लोड प्रोडक्ट्स, मॉस्किटो कॉइल्स, इन सब पर जो फोकस कर रहे हैं इसमें लेबर बहुत ज़्यादा लगती है, यानी मेहनत ज़्यादा और पैसा कम। अगर ऐसा ही चलता रहा हम जितनी भी कोशिश कर लें हमारी जो ग्रोथ है वो यहीं रुक जाएगी। तो अब कुछ ऐसा करना होगा जिससे मेहनत कम और पैसा ज़्यादा आए। फिर पीएम ली और इनकी टीम ने ऐसी पॉलिसी बनाई जिससे टेक्नोलॉजी और स्किल बेस्ड इंडस्ट्री यानी मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स, कंप्यूटर पार्ट्स, फार्मा बेस्ड कंपनी के भी इन्वेस्टर आएँ क्योंकि इसमें मेहनत कम और पैसा ज़्यादा आता है। अब इसके लिए पीएम ली ने ओपनली ऐलान
कर दिया कि जो इन्वेस्टर सिंगापुर में हाई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री सेटअप करेगा उनको 5 साल के लिए सिंगापुर में टैक्स की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। और दूसरा, जो उन्होंने खुद अपने मुल्क में जो कंपनीज थी उनको भी बोला अगर कोई मशीनरी और स्टाफ अपग्रेड करेगा और टेक्नोलॉजी लेवल को इम्प्रूव करेगा तो उनको भी टैक्स में छूट मिलेगी। और इस तरह कंपनीज आती गई और स्किलफुल वर्कर की डिमांड भी बढ़ती रही। तो इसके लिए भी उन्होंने एनसिस के साथ मिलकर ज्वाइंट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सेंटर खोले, जिससे बहुत जल्दी लोगों ने सीखना शुरू कर दिया। अब इसके साथ साथ एक चीज़ और कर दी पीएम ली ने, जो बहुत बड़ी गेम चेंजर निकली। सिंगापुर की इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी, तो बैंक के अंदर जो इंटरेस्ट थे बहुत ज़्यादा मिल रहे थे, जिससे ये हुआ कि सिंगापुर दुनिया के सबसे ज़्यादा बैंक इंटरेस्ट देने वाले मुल्कों में शामिल हो गया। तो इससे हुआ ये कि बाहर की कंट्रीज़ के जो बैंक होते थे वो भी इसमें आके इन्वेस्टमेंट करते थे, जिसकी वजह से सिंगापुर को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता। फॉरेन के बैंकों ने इन सिंगापुर में इतना ज़्यादा इन्वेस्ट किया कि सिंगापुर एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर बन गया। इसके बाद पीएम ली रुकते नहीं, उन्होंने कहा अब एक स्टेप और लेना पड़ेगा। सिंगापुर में जितने भी लो लेवल प्रोडक्ट बनाकर सेल कर रहे थे अब उनको भी अपग्रेड करके दुनिया में अपनी अच्छी साख बनानी होगी। तो उन्होंने इस पर भी काम शुरू करवा दिया ताकि कम मेहनत में ज़्यादा पैसा और पहचान बन सके। और 1980 में इस पर भी काम शुरू हो गया। इस दौरान और इससे पहले सिंगापुर ने अपने इंफ्रा प्रोजेक्ट पर भी बहुत ज़्यादा काम किया। सिंगापुर में सिंगापुर ब्यूटी आइलैंड, मार्स टाइटेजेज और सिंगापुर साइंस पार्क ऐसे जाने कितने सारे इंफ्रा प्रोजेक्ट बनाए, जिससे पूरी दुनिया में सिंगापुर का नाम हुआ। और अगर आज की डेट की बात की जाए तो सिंगापुर का नाम वन ऑफ द वर्ल्ड स्टाफ सेफियस्ट, क्लीनियस्ट और ब्यूटीफुल कंट्रीज में लिया जाता है, जहां अब बेस्ट ऑफ अर्डिबल हेल्थ केयर है, 97% लिटरेसी के साथ साथ टॉप क्लास एजुकेशन सिस्टम है, मोस्ट एफिशिएंट पब्लिक ट्रांसपोर्ट के साथ साथ वर्ल्ड बेस्ट एयरपोर्ट है। इनकी जीडीपी 1,27,606 $US है, जो वर्ल्ड में दूसरे नंबर पर आती है और एशिया में पहले नंबर पर है। सिंगापुर में हर 6 आदमी में से 1 आदमी करोड़पति है। पिछले चंद सालों में तो सिंगापुर का नाम वर्ल्ड मोस्ट एक्सपेंसिव कंट्री में आ गया था। यहाँ करप्शन ना के बराबर है। यहाँ पर बिना पूछे किसी का वाईफाई कनेक्ट कर लेने, पब्लिक स्मोकिंग करने, बिना जेब्रा क्रॉस के रोड क्रॉस करना, गंदगी फैलाने और बबल खाने या बेचने और यहाँ के पब्लिक टॉयलेट में फ्लश न करने तक पर भी बहुत सारा जुर्माना या जेल हो सकती है। और थोड़े से भी ड्रग्स के केस में कड़ी से कड़ी सजा हो सकती है। ये थी सिंगापुर की कामयाबी की वजह, जो कई मुल्कों ने करने की कोशिश भी की पर ली कुआं जैसे कामयाब नहीं हो सके। मज़ीद ऐसी मालूमाती वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, शेयर, लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा। थैंक यू।